हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महफिल में आपका स्वागत है। हेलो। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही मशहूर गजल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी गजल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी है और गुनगुनाई भी है। बिल्कुल। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे उस्ताद गुलाम अली की आवाज में सुना है। जी। लेकिन आज की हमारी जो चर्चा है उसका आधार एक बहुत ही विस्तृत एकेडमिक लेख है जो इस गजल के हर पहलू को खंगालता है। मतलब सिर्फ शायरी नहीं बल्कि उसका संगीत, उसकी गायकी, उससे जुड़े एहसास, सब कुछ। सब कुछ। तो आज हमारा मिशन है इस गजल की एक एक परत को उतारना और ये समझना कि मौलाना हसरत मोहानी की शायरी, गुलाम अली की आवाज और इसके संगीत का वो कौन सा संगम है जो इसे आज भी इतना यादगार बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली ही लाइन से। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। यहाँ जो शब्द सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है याद है। ये सिर्फ एक बार नहीं आता बल्कि हर शेर के बाद एक तरह से तकरार की तरह लौटता है। ये महज एक बीती हुई बात का जिक्र नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि यही इस गजल की रूह है, उसका केंद्र है। लेख भी यही कहता है कि ये गजल सिर्फ यादों के बारे में नहीं है, अच्छा। बल्कि ये याद करने की पूरी प्रक्रिया को, उस एहसास को हमारे सामने जिंदा कर देती है। मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। शायर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मुझे एक घटना याद है। नहीं, वो कह रहा है कि मुझे उस दर्द को, उस आंसू बहाने को जीना याद है। ऐसा लगता है जैसे अतीत और वर्तमान के बीच की जो रेखा है वो जैसे मिट सी गई है। और ये याद कोई अनचाहा मेहमान भी नहीं लगते। चुपके चुपके रात दिन, ये शब्द बताते हैं कि जैसे ये याद अब शायर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। एक साथी की तरह। हाँ, एक ऐसा साथी जो हर वक्त साथ है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। एक दुख भरी याद, आंसू बहाने की याद, सुनने वाले को एक अजीब सा सुकून या कहूँ कि एक तरह की खुशी क्यों देती है? आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है, और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में इसे समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत अवधारणा है जिसे रस कहते हैं। रस? हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। श्रृंगार रस, वीर रस। जी। तो इस गजल का जो मुख्य भाव है वो है श्रृंगार रस, यानी प्रेम का भाव। लेकिन प्रेम के भी दो रूप हैं। दो रूप? हाँ, एक है संयोग श्रृंगार यानी मिलन का प्रेम, और दूसरा है विप्रलंब श्रृंगार यानी बिछू या जुदाई का प्रेम। तो ये गजल जाहिर है कि विप्रलंब श्रृंगार में आती है। ये विप्रलंब श्रृंगार का एक बेजोड़, एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे सुनते हैं तो हम शायर के व्यक्तिगत दर्द के लिए दुखी नहीं होते बल्कि उस एहसास में डूब जाते हैं? बिल्कुल, यही रसास्वाद है, यानी रस का आनंद लेना। जब कला के माध्यम से, जैसे इस गजल में, जुदाई का दर्द हमारे सामने आता है तो वो किसी एक इंसान के निजी दर्द से ऊपर उठ जाता है। वो एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल इमोशन बन जाता है। हाँ, एक ऐसी भावना जिससे कोई भी जुड़ सकता है। देखिए, जो दर्द हम असल जिंदगी में महसूस करते हैं वो बहुत उलझा हुआ होता है, कड़वा होता है। सही बात है। लेकिन जब वही दर्द कविता या संगीत में ढल जाता है तो वो अपनी कड़वाहट खोकर एक खूबसूरत एहसास में बदल जाता है। इसीलिए कोई भी इस गजल का आनंद ले सकता है, भले ही उसका दिल ना टूटा हो। अच्छा। वो उस दर्द को महसूस नहीं कर रहा, बल्कि उस दर्द के सौंदर्य का, उसकी कलात्मक प्रस्तुति का आनंद ले रहा है। ये तो हुई एहसास की बात, जो इस गजल की आत्मा है। अब उस एहसास को हम तक पहुंचाने वाली आवाज पर आते हैं। उस्ताद गुलाम अली, उनकी आवाज में ऐसा क्या जादू है कि शब्द शुरू होने से पहले ही एक माहौल बन जाता है? उस्ताद गुलाम अली साहब पटियाला घराने से आते हैं और उनकी गायकी में ख्याल और ठुमरी जैसी शास्त्रीय विधाओं की बहुत गहरी तालीम झलकती है। तो एक क्लासिकल मजबूती है उनकी गायकी में। बहुत ज्यादा। और यही शास्त्रीय मजबूती उनकी गजल गायकी को वो गहराई, वो वजन देती है। लेख में एक बहुत खूबसूरत विचार का जिक्र है, रोला बार्थ का। उसे हम आवाज की बुनावट कह सकते हैं। आवाज की बुनावट, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जैसे किसी कपड़े की बनावट होती है, सिल्क की अलग, कॉटन की अलग, वैसे आवाज की भी। बिल्कुल यही मतलब है। मतलब यह है कि हम सिर्फ शब्द और सुर ही नहीं सुनते, उससे परे भी कुछ है। हाँ, उससे परे हम उस आवाज के वजूद को, उसकी फिजिकलिटी को महसूस करते हैं। जैसे आवाज में एक हल्की सी खनक, सांस लेने का तरीका, गले का ठहराव। अच्छा, वो छोटी छोटी चीजें जो हम शायद कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करते। हाँ, ये वो चीजें हैं जो शब्दों के मतलब से पहले ही हम तक एक कच्ची, एक अनछुई भावना पहुंचा देती हैं। इसे अफेक्ट कहते हैं।
ये एक ऐसी गहरी अनुभूति है जो हमारे अंदर किसी शब्द या परिभाषा के बनने से पहले ही पैदा हो जाती है। तो मतलब गुलाम अली की आवाज हमें उदासी का मतलब नहीं बताती? नहीं, बल्कि उस उदासी के एहसास को सीधे हमारे अंदर उतार देती है। बिल्कुल सही, सीधे हमारे वजूद का हिस्सा बना देती है। कमाल है, मतलब आवाज खुद में एक संदेश है, लेकिन जैसा आपने कहा, अकेले आवाज ये जादू नहीं कर सकती। उसे सहारा देने वाला संगीत भी उतना ही अहम होगा। इस गजल की धुन में ऐसा क्या खास है जो इस दर्द को इतना खूबसूरत बना देता है? इसका संगीत, आप कह सकती हैं, इसकी भावनात्मक बनावट का एक अटूट हिस्सा है। इसे मुख्य रूप से दो चीजें आकार देती हैं। पहली है राग। इसे राग काफी में बांधा गया है। राग काफी, इसके बारे में कुछ बताइए, इसका स्वभाव कैसा होता है? राग काफी अपनी प्रकृति से ही बहुत कोमल, बहुत मीठा और खास तौर पर विरह के भाव से जुड़ा हुआ राग है। अच्छा, तो मतलब ये कोई ऐसा राग नहीं है जो बहुत जोशीला या आक्रामक हो? बिल्कुल नहीं। ये पहले से एक नरम, एक उदास सा माहौल बना देता है। एकदम। इसमें कोमल यानी फ्लैटेड स्वरों का इस्तेमाल होता है, खासकर कोमल गंधार और कोमल निषाद। और यही स्वर इसे एक दर्द भरी लेकिन सुकून देने वाली गुणवत्ता देते हैं। वो उदासी जो चुभती नहीं बल्कि आपको अपनी आगोश में ले लेती है। क्या बात है, आपने एकदम सही कहा। और जो चीज इसे और दिलचस्प बनाती है वो है ताल। ताल, हाँ, धुन के साथ साथ एक लय भी तो चल रही होती है, एक रिदम। जी, ये रूपक ताल में है। ये 7 मात्राओं का एक चक्र है। 1 मिनट, 7 मात्रा? मतलब ये एक ऑड नंबर है। आमतौर पर हम 4, 8 या 16 मात्रा की तालें सुनते हैं। हाँ, जैसे 3 ताल या कहरवा, लेकिन ये 7 मात्रा की है और इसका विभाजन है 3, फिर 2, फिर 2। 3, 2, 2, धीमी गति से हाथ पर गिनते हुए। ये तो सुनने में थोड़ा असंतुलित, थोड़ा अनइवन लगता है। बस, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही लड़खड़ाहट या बेचैनी शायर के मन की स्थिति को दर्शाती है। वाह! यह एक स्थिर, संतुलित एहसास नहीं है। ये एक बेचैन दिल की धड़कन जैसा है। और सबसे अनोखी बात जो लेख में बताई गई है, वो क्या है? इस ताल की पहली मात्रा खाली होती है। संगीत में खाली का मतलब है जहां जोर नहीं दिया जाता, जहां ताली नहीं बजती। वो एक तरह का ठहराव है, एक अभाव। तो शुरुआत ही एक खालीपन से होती है, मतलब जैसे गजल का दर्द और ताल का ये खालीपन मिलकर एक ही कहानी कह रहे हो। एक ही कहानी, एक ऐसी कहानी जो शुरू ही एक अभाव से, एक कमी से होती है। वाह! शायरी, आवाज, राग, ताल सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे में पूरी तरह गुंथे हुए हैं। तो चलिए अब उस कहानी की तस्वीरों को और करीब से देखते हैं, यानी इसके शेरों को। जरूर। हर शेर यादों की एक चलती फिरती तस्वीर है, एक स्नैपशॉट है। पहला शेर लेते हैं। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। यहाँ ये शब्द बेबाक यानी निडर हो जाना, ये आज के चुपके चुपके आंसू बहाने से कितना अलग है। एक पूरा विरोधाभास है यहाँ। यही इसकी खूबसूरती है। शायर अपने अतीत के उस निडर, उस बेपरवाह रूप को याद कर रहा है जो इश्क में किसी बात की परवाह नहीं करता था। और आज वो खामोश है, तन्हा है। और महबूबा का वो इशारा, दांतों में वो उंगली दबाना, ये क्या दिखाता है? ये एक छोटा सा इशारा है, लेकिन इसमें कितनी भावनाएं छुपी हैं। इसमें एक हल्की सी डांट भी है, शायद शायर की बेबाकी पर। इसमें शर्म भी है और इसमें एक अदा भी है। ये बहुत सूक्ष्म है। बहुत। लेख कहता है कि ये उंगली दबाने की हरकत एक स्टिकी ऑब्जेक्ट की तरह है, एक ऐसी चीज जिससे सारी भावनाएं और यादें गोंद की तरह चिपक गई हैं। ये महज एक इशारा नहीं, बल्कि पूरे रिश्ते के मिजाज का प्रतीक बन गया है। ये बहुत खूबसूरत है। अगले शेर में एक जगह का जिक्र है जो अक्सर यादों से बहुत गहराई से जुड़ जाती है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरीं पर अब तक वो ठिकाना याद है। जी, ये बताता है कि कैसे कोई आम सी जगह, कोई गली, कोई कोना, किसी खास मुलाकात की वजह से हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। वो जगह फिर सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं रहती। नहीं, वो एक इमोशनल लैंडमार्क बन जाती है। चोरी चोरी शब्द फिर से उस छुपे हुए इश्क की तरफ इशारा करता है। और मुद्दतें गुजरी और अब तक याद है कि बीच का जो तनाव है, हाँ, वो समय की ताकत को दिखाता है, या शायद समय की बेबसी को उस याद के सामने। बिल्कुल। वो बताता है कि वक्त का उस याद पर कोई असर नहीं हुआ है। वो जगह अब सिर्फ एक नक्शे पर मौजूद कोई गली कूचा नहीं है, बल्कि शायर के दिल में उसकी यादों के नक्शे पर एक बहुत अहम मकाम बन गई है। हाँ, ये तो होता है। कोई मामूली सी बेंच या कॉफी शॉप भी किसी खास याद की वजह से हमेशा के लिए खास हो जाती है। और तीसरा शेर तो और भी ज्यादा निजी और ज्यादा अंतरंग लगता है।
खैंच लेना वो मेरा पर्दे का कोना, दफातन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। यहाँ शब्द है दफातन, यानी अचानक से। ये एक बहुत ही अंतरंग और रोमानी खेल को दिखाता है। एक खेल। हाँ, पर्दा हटाने की हरकत एक सीमा को लांघने का प्रतीक है, एक तरह की शरारत है। और फिर दुपट्टे से मुंह छुपाना उस सीमा को दोबारा बनाने की कोशिश है, लेकिन एक अदा के साथ। तो इसमें उजागर करने और छिपाने, इच्छा और शर्म के बीच का एक खूबसूरत तनाव है। बिल्कुल, ये एक पुश इन पुल है। दुपट्टा यहाँ फिर से एक ऐसी चीज बन जाती है जो इस लम्हे की पूरी कहानी अपने अंदर समेटे हुए। ये शर्म और अदा का एक मिला-जुला प्रदर्शन है जो उर्दू शायरी की, खासकर गजल की, एक बहुत बड़ी खासियत है। और अब वो शेर जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, सबसे मार्मिक है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पर नंगे पांव आना याद है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये गजल सुनी थी तो मुझे ये शेर बस एक रोमांटिक छवि लगा था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि इसमें कितना बड़ा समर्पण, कितनी बड़ी शिद्दत छुपी है। निश्चित रूप से ये शायद इस गजल की सबसे गहरी, सबसे पॉइंटेंट तस्वीर है। आप कल्पना कीजिए, तपती हुई दोपहर की धूप में गर्म छत पर नंगे पांव आना। ये तो बहुत तकलीफदेह होगा। बहुत, और यही तो समर्पण और प्रेम की इम्तिहा है। ये एक छोटी सी छवि पूरे रिश्ते की कहानी कह देती है। ये बताती है कि उस इश्क में कितनी शिद्दत थी, कितनी परवाह थी कि अपनी तकलीफ की भी परवाह नहीं की गई। नंगे पांव होना यहाँ एक प्रतीक की तरह है। हाँ, ये विनम्रता का, समर्पण का और महबूब के लिए तकलीफ उठाने की रजामंदी का प्रतीक है। इतनी गहरी और सच्ची शायरी लिखने वाला शायर भी कोई आम शख्स नहीं होगा। मौलाना हसरत मोहानी, उनका व्यक्तित्व तो मुझे और भी ज्यादा दिलचस्प लगता है। लेख उनके बारे में क्या बताता है? हसरत मोहानी एक असाधारण, एक मल्टी फैसेटेड शख्सियत थे। वो एक तरफ एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अच्छा, ये नारा उन्होंने दिया था? मैं समझती थी कि ये भगत सिंह से जुड़ा है। नारा हसरत मोहानी का था, जिसे बाद में भगत सिंह और उनके साथियों ने लोकप्रिय बनाया। तो एक तरफ वो ये क्रांतिकारी थे, दूसरी तरफ वो एक इस्लामी विद्वान थे जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, और तीसरी तरफ प्रेम की ऐसी रूमानी, ऐसे अंतरंग शायरी लिखने वाले शायर भी थे। जी, एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? एक ही व्यक्ति में ये तीन बिल्कुल अलग अलग रूप। ये तो दो बल्कि तीन अलग दुनियाएं लगती हैं। एक इनकलाबी जो सियासत की बात कर रहा है, एक आलिम जो मजहब की, और एक रोमानी शायर जो इश्क की। ये विरोधाभास कैसे एक साथ रह सकता है? लेख के अनुसार उनके लिए ये अलग नहीं थे, ये विरोधाभास नहीं था। इन सबको जोड़ने वाली एक ही कड़ी थी, एक ही धागा था। और वो क्या था? वो धागा था इश्क की अवधारणा। उनके लिए इश्क एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स थी, एक ऐसी ताकत जो इंसान को पूरी तरह बदल देती है, उसे किसी बड़ी चीज के लिए समर्पित होना सिखाती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब जिस इश्क की वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपने एकदम सही समझा। हम जिसे इश्क मोहब्बत की शायरी समझकर सुन रहे हैं, वो असल में एक इनकलाबी के जज्बे से निकली है। वो अपने महबूब के लिए जिस समर्पण की बात कर रहे हैं, नंगे पांव आना, शायद वैसा ही समर्पण वो देश की आज़ादी के लिए भी महसूस करते थे। बिल्कुल, दोनों में खुद को मिटा देने का, फना हो जाने का भाव एक ही है। उनकी शायरी और उनकी सियासत एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और उस सिक्के का नाम था इश्क। तो ये इश्क कई तरह का हो सकता है। हाँ, चाहे वो इंसान से इश्क हो, जिसे इश्क मजाजी कहते हैं, चाहे वो ईश्वर से इश्क हो, जिसे इश्क हकीकी कहते हैं, या फिर उनके मामले में अपने वतन की आज़ादी से इश्क हो। इन सभी में जज्बा एक ही था, किसी बड़ी चीज के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने का। हाँ, अपनी मैं को मिटा देने का। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि ये गजल सिर्फ एक उदास प्रेम गीत से कहीं कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ये यादों के स्वभाव पर, दुख में भी खूबसूरती खोजने पर, और शायद सबसे जरूरी याद रखने के महत्व पर एक गहरा चिंतन है। ये उस दुनिया को एक खामोश सा लेकिन बहुत मजबूत जवाब है जो हमसे हमेशा कहती है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, अतीत को भूल जाओ। एकदम सही कहा आपने। ये गजल एक निजी, चुपके चुपके महसूस किए जाने वाले दर्द को एक साझा, एक सार्वभौमिक कलानुभव में बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि हर याद को भुलाना जरूरी नहीं है। कुछ यादों को संजो कर रखना होता है। हाँ, कुछ यादें हमारी पहचान का हिस्सा होती हैं। उन्हें याद रखना एक तरह की वफादारी है। वफादारी,
किसके प्रति? उस रिश्ते के प्रति, उस इंसान के प्रति और खुद के उस रूप के प्रति जो हम कभी हुआ करते थे। यही तो कला की सबसे बड़ी ताकत है। वो हमारे निजी एहसासों को एक बड़ा मतलब दे देती है। तो ये गजल हमें एक निजी प्रेम को, एक निजी इतिहास को याद रखने की जिम्मेदारी के बारे में बताती है। और यहाँ से एक सवाल उठता है जो मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। क्या याद रखने की ये नैतिक जिम्मेदारी जीवन के अन्य हिस्सों पर भी लागू होती है? हमारे समाज के इतिहास पर, हमारी संस्कृति पर? इस तेजी से आगे बढ़ती दुनिया में जब हम कुछ भूलना चुनते हैं तो हम क्या खो देते हैं, और जब हम अतीत को पकड़े रखने का फैसला करते हैं तो हम क्या बचा लेते हैं? बहुत अहम सवाल है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई और आपने इसका आनंद लिया तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे YouTube चैनल महफिल पर विभिन्न विषयों पर हमारी चर्चा सुनते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।